पार्लियामेंट में भी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उनकी काफी अच्छी भूमिका थी। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने संसद के अंदर भाषण दिया, सरकार को घेरने का काम किया और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा लाने में एक मंच बनाने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल। और अगर बात की जाए सीपीआईएम की, रमन, तो प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, वृंदा करात, नीलोत्पल बसु, ये तमाम वो नेता थे जो शीर्ष नेतृत्व में थे। और सीताराम येचुरी को अगर हम इस तरीके से भी देखें, ना सिर्फ सीपीआईएम के महासचिव थे बल्कि एक वो ऐसा काम करते थे कि एक ही तार में सभी को पिरोने का काम भी करते थे। आपकी मुलाकात जो है वो पार्लियामेंट में अक्सर उनके साथ होती होगी, किस तरह से जो बातचीत है वो हुई थी और जिस तरीके से लगातार उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ा, किस तरह से खबर सामने आई? देखिए, खबर सामने आई कि जो उनके फेफड़े में संक्रमण के बाद से उनको एम्स में एडमिट करवाया गया। उस वक्त उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और कुछ दिन पहले ही एम्स में जब भर्ती कराया गया तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थी और डॉक्टर की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि उनकी हालत में सुधार आए, लेकिन लगातार उनकी डिटोरिएशन बढ़ता जा रहा था, उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। और जहां तक आपने संसद भवन में उनके अनुभव का जिक्र किया, संसद भवन के अंदर किसी भी बड़े मुद्दे पे सीताराम येचुरी की राय जानने की हम लगातार कोशिश करते रहते थे, तो उनसे समझने की भी कोशिश करते रहते थे किस तरीके से इस मुद्दे पर पार्टी की क्या राय है और सरकार इस मुद्दे पर किस तरीके से घेर सकती है आने वाले समय में, किस तरीके से इस मुद्दे को बड़ा। ठीक है रमन, इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश, कैसे देखते हैं इस खबर को? बेहद दुख देने वाली ये खबर है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और सभी ये दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। सीताराम येचुरी के जाने से जो वॉइड पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि इंडियन राजनीति में उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। आप आने वाले समय में जब बाकी लोगों के बयान देखेंगी तब ये गौर कर पाएंगी कि सीताराम येचुरी कितने बड़े व्यक्ति थे। सिर्फ सीपीएम के महासचिव का महासचिव होना नहीं, वो 1992 से उसके पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे। मैंने उनको 2005 से लेकर 17 तक, जब वो राज्यसभा में है तब राज्यसभा में थे, तब उनको देखा है। तो किसी भी मुद्दे पे आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात रखना, अपनी बिलीफ के लिए उनका जो उनका बिलीफ था उसको बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करना। एक व्यक्ति जो तेलुगु स्पीकिंग था लेकिन वो हिंदी भी इतनी अच्छी बोलते थे, अंग्रेजी भी इतनी अच्छी बोलते थे और जो आइडियोलॉजी थी उसके लिए जो कमिटमेंट था वो कमाल का था। बहुत लंबे समय से सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव थे। सीपीएम हाल के सालों में पिछले एक आध दशक में राजनीति में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन सीताराम येचुरी अपनी कमिटमेंट को लेकर हमेशा फर्म रहे। जो शुरू से वो उनका करियर जो है वो एसएफआई से शुरू हुआ 74 में और उसके बाद वो लगातार अनवरत आगे बढ़ते गए। उनको एक ऐसे चेहरे के तौर पे देखा जाता था भारतीय राजनीति में जो सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं उसके धुरी एक जमाने में जो हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, उनकी जगह एक तरीके से सीताराम येचुरी ने ली थी। और जब जब कोई ऐसा मुद्दा आया, जब येचुरी को एक साइड लेना था, एक अपना कमिटमेंट दिखाना था, तो उसमें कभी भी पीछे नहीं हटे, भले ही राजनीति में इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ हो। तो एक लंबा जिसका पॉलिटिकल करियर था, स्टूडेंट डेज से जो उस राजनीति का हिस्सा बने, वो आखिरी समय तक, जब तक वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे तब तक वो लगातार बने रहे, अपने आइडियोलॉजी के प्रति फर्म रहे, बिलीफ बहुत क्लियर था और जो एक क्रॉस द पार्टी लाइन भाजपा में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। मैं बार बार वो याद कर रहा हूं, जब 2005 से लेकर 17 तक वो संसद में रहे और ये वो वक्त था जब यूपीए का शासन था और ये वो वक्त था जब 2004 से लेकर 9 तक जिस समय सरकार चल रही थी यूपीए की और 61 सांसदों के साथ लेफ्ट जो है उनका समर्थन कर रहा था। और एक ऐसा मौका आया था जब न्यूक्लियर डील पे एक पोजीशन लेनी पड़ी लेफ्ट को, वो बाहर चला गया और उसके बाद सरकार एक तरीके से हिली सरकार बच तो गई, लेकिन एक जो मैं बिलीफ की बात करता हूं तो उनका कमिटमेंट जो था वो बना रहा। उन्होंने उस न्यूक्लियर डील का समर्थन नहीं किया, बाद में भी वो कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन जो वो वक्त था वो बहुत चैलेंजिंग वक्त था और वो बहुत पावरफुल पार्टी के तौर पे उस वक्त थे जब वो पार्लियामेंट में हुआ करते थे। 61 सांसदों के साथ उन्होंने कांग्रेस का
समर्थन किया था। एक आध दो वाकया मुझे याद आता है, जब न्यूक्लियर डील पे तमाम चीजें हो रही थी, प्रणब मुखर्जी उसको डील कर रहे थे, तो वह बाहर आकर बताते थे कि प्रणब मुखर्जी कई बार बहुत गुस्से में चले जाते हैं। हम लोगों को कई बार, चूंकि उम्र में बड़े हैं, तो कई बार वो झिड़क भी देते हैं कि न्यूक्लियर डील की बात करते करते तुम केरोसिन ऑयल की बात करने लगते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन राजनीति में उन्हें और उनकी पार्टी की जो पॉलिसी थी उसको लेकर वो इतने गंभीर थे कि उससे वो टस से मत होने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए इतना लंबा उनका पॉलिटिकल करियर जो रहा, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के केंद्र में रहे हो, चाहे वो भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हो, चाहे वो लेफ्ट जो सीपीएम जो पार्टी थी उसके महासचिव के तौर पर रहे हो, अभी भी महासचिव थे, तो वो लगातार संघर्ष करते रहे, आम लोगों के प्रति जो ऑप्रेस क्लास है उनकी आवाज उठाते रहे। और इस जर्नी का खत्म होना भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा गहरा शून्य पैदा करता है। मैंने कहा कि आने वाले समय में, अभी कुछ ही समय में आप देखेंगे कि एक क्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से उनके लिए किस तरीके की बातें कही जाती हैं। बिल्कुल, और करीब 5 दशकों के अपने राजनीतिक करियर में वो वामपंथी की धुरी रहे। क्या ये कहना सही होगा सुकेश की वामपंथी दलों को गठबंधन की राजनीति में लाने का श्रेय सीताराम येचुरी को ही जाता है? देखिए, सीताराम येचुरी के पहले भी देखिए बहुत सालवर्ट हुए हैं लेफ्ट के साथ। सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट रही कि उनके जितने बड़े नेता, आप पुराने जमाने में ज्योति बसु से लेकर तमाम लोगों को ले लीजिए, सीताराम येचुरी के पहले के जो फौज थी, वो उनका एक कमिटमेंट था और वो एक सेकुलर जो पॉलिटिक्स देश में चलती थी उसकी धुरी बड़े रहना चाहते थे। ये सबसे ज्यादा तब इंस्ट्रूमेंटल जो सीताराम येचुरी से ज्यादा अगर देख सकती हैं तो आप हरकिशन सिंह सुरजीत में देखती, जिसके जो हमेशा इस तरह की राजनीति, जो लेफ्ट फ्रंट बना, जो यूनाइटेड फ्रंट बना, उस सबकी धुरी में लेफ्ट हुआ करता था। तो लेफ्ट हमेशा से एक धुरी बना रहा इंडियन पॉलिटिक्स की। पिछले कुछ समय को छोड़ दे, पिछले एक दशक को छोड़ दे, जब वो धीरे धीरे हाशिए पे चले गए, जब त्रिपुरा भी उनसे निकल गया उनके हाथ से, जब पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल गया, तो वो इलेक्ट्रली कमजोर हो गए। अब सिर्फ केरल में लेफ्ट बचा है, नहीं तो बाकी जगह वो कमजोर हुआ था, लेकिन उनका कमिटमेंट कमजोर नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश इस जानकारी के लिए। और इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, आप किस तरीके से देखते हैं भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा लॉस है? देखिए, सीताराम येचुरी ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे जिनकी पहचान और पूरी जग जाहिर है और जिनकी स्वीकार्यता लगभग सभी दलों में थी। वो विचारधारा से कम्युनिस्ट थे, लेकिन इतने मृदुभाषी, मिलनसार और इतने पढ़े लिखे राजनीतिक हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों में आप देखेंगे, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सीताराम येचुरी ने अपने सीबीएसई के एग्जाम में पूरे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने का काम उन्होंने किया था। सीबीएसई के भी टॉपर थे और अब उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की थी, पढ़ाई के दौरान उनके साथ के लोग कहते थे कि सीताराम जिस भी क्लास में रहे हमेशा अव्वल दर्जे में रहे, सेंट स्टीफेंस में रहे, जेएनयू में रहे, जेएनयू में टॉप किया और उसके बाद वो एसएफआई के साथ जुड़े। एसएफआई के बाद सीपीएम ज्वाइन किया, पोलिट ब्यूरो के बहुत कम उम्र में पोलिट ब्यूरो के सदस्य बने और इसके बाद जनरल सेक्रेटरी भी रहे, 2 बार राज्यसभा भी रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम की बात करें तो उसमें 2 लॉबी हमेशा से काम करती है, एक केरला की और पश्चिम बंगाल की लॉबी। और उसमें सीताराम येचुरी ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे सीपीएम के जिनका दोनों धड़ों में बराबर का महत्व था और बराबर का उनको संतुलन बनाए जाने का भी पुल का काम करते थे विद इन पार्टी। और अपने ये देश के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए देश के एक ऐसे नेता का निधन हुआ जिसकी पूर्ति करना असंभव होगा। मतलब उनके मिजाज का, उनकी तरह की शख्सियत भारतीय राजनीति में बिरले ही रहे हैं। जी, तो राजीव से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। सीताराम येचुरी ने दिल्ली का रुख किया, उच्च शिक्षा डीयू और जेएनयू से हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से येचुरी ने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो जेएनयू से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। अर्थशास्त्र के विषय में ही
पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन फिर इमरजेंसी के दौरान वे आंदोलन का हिस्सा बन गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल जाना पड़ा। और एक बार फिर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजीव। हाँ, देखिए, उनकी आज के 15-16 साल पहले भी उनकी एक बार तबीयत बहुत खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए थे। और अभी बताया जा रहा है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन से निमोनिया की शिकायत के चलते वो एम्स में एडमिट हुए थे और एक लंबे इलाज के बाद उनका निधन हुआ। अभी आपको मालूम है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के वक्त सीताराम येचुरी ने एम्स के अपने वार्ड से ही एक वीडियो रिलीज किया था और उनके बारे में बातें कही थी। तब वो उस वीडियो में बहुत कमजोर दिख रहे थे। वो सीताराम येचुरी, उनका चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ चेहरा था और जो कम्युनिस्टों को एक हार्ड लाइनर माना जाता है, सीपीएम में एक ऐसे नेता थे सीताराम येचुरी जो एक सॉफ्ट लाइनर थे। और चाहे 2004 में यूपीए सरकार को समर्थन देने की बात रही हो, और हर समय वो सीपीएम का एक चेहरा बन के उभरते थे। प्रकाश कारात के वो जो उनसे पहले सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे वो वहाँ जेएनयू में जूनियर थे और साथ ही साथ इन दोनों ने सफर तय किया सीपीएम में और बहुत यंग डेज में सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में आए थे। प्रकाश कारात के बाद वो सीपीएम के महासचिव बने थे और लगातार वो अभी महासचिव पद पर बने रहे थे। पार्टी का जो मुख्य पत्र है उसके संपादन बहुत लंबे समय तक उन्होंने किया और कम्युनिस्ट विचारधारा पर आजीवन चलते हुए उन्होंने अपने पार्टी लाइन के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते रहे। हालांकि इस वक्त कम्युनिस्टों का जो आधार है वो आजादी के बाद सबसे कम सिकुड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए, उसके विस्तार के लिए वो लगातार लगे रहे थे। और ऐसे नेता का जाना सीपीएम के लिए तो है ही, देश के लिए भी, क्योंकि आप अगर उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस देखें, आपको मालूम होगा कि जब आजादी की 50वें संविधान दिवस जब मनाया गया था तो पार्लियामेंट में उन्होंने जो भाषण दिया था उस पर वो वर्बेटिम शब्दशः एक बहुत जानी मानी पत्रिका है, उसने उनके पूरे के पूरे भाषण को शब्दशः छापा था। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट में बोले गए भाषण को किसी मैगजीन ने पूरा हूबहू छाप दिया था। तो सीताराम अत्यंत मेधावी और विद्वान, और मैंने जैसा कहा कि देश के पढ़े लिखे नेताओं की जब चर्चा होगी तो सीताराम का नाम अग्रिम पंक्तियों में लिया जाएगा। बिल्कुल राजीव, और किस तरीके से आज वो पल भी याद करेंगे कि कांग्रेस, आरजेडी, ये जो तमाम दल हैं, इनके साथ सीताराम येचुरी के बहुत ही अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की हमेशा कोशिश सीताराम येचुरी करते रहते थे। राजीव जी, मैंने बताया बहुत सारी मौकों पर सीताराम येचुरी ने एक पुल का काम किया है। बहुत आपको ऐसे मिलेंगे, आपको मालूम है कि वक्त था को वो जब जन मोर्चा की सरकार बनने की बात थी, तो माफ कीजिए, जब देवेगौड़ा और गुजराल जिस पीरियड में प्रधानमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने की बहुत बात थी। उस वक्त हरकिशन सिंह सुरजीत और ये किस्सा कुलदीप नैयर प्रख्यात पत्रकार ने अपने किताब में लिखा भी है कि उस वक्त कार में हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ सीताराम येचुरी ही जा रहे थे और मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो बातें की गई थी, तो सीताराम येचुरी उस वक्त किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो तमाम जो राष्ट्रीय घटनाएं, बहुत सारी सरकारों के बनने में, बहुत सारी सरकारों के चलने में, गठबंधन में और नेताओं के आपस में मिलने में सीताराम येचुरी की बात को ज्यादातर लोग मान जाया करते थे, उनके जो समान विचारधारा के लोग थे। और सीताराम ने अपना एक मुकाम हासिल किया था। और दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्टों का जो भी सम्मेलन हुआ, मेरे जानने में कम से कम 25-30 वर्षों में कोई ऐसा सम्मेलन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ जिसमें सीताराम येचुरी उसमें शिरकत न किए हो। जिन दिनों देश में यूपीए की सरकार थी, उस वक्त अक्सर से सीताराम येचुरी को सीपीएम ऑफिस में एक बैग लेकर के वो हमेशा से आते रहते थे और हमेशा यात्राओं में रहा करते थे। लोग मजाक में भी कहते थे कि सीताराम का एक पैर देश में रहता है और दूसरा पैर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों के लिए रहता है।
और ज्ञान का इतना अद्भुत उनके पास खजाना था। किसी भी विषय पर, इकोनॉमिक्स से लेके फॉरेन अफेयर्स से लेके एग्रीकल्चर से लेकर, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने संस्मरण के हिसाब से कहूँ तो पत्रकारों के लिए सीताराम येचुरी जैसा नेता मिलना मुश्किल है। उन दिनों को अगर याद करें जब यूपीए की सरकार थी और कम्युनिस्टों का समर्थन था, तो उस वक्त तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार और कम्युनिस्टों के बीच में या सरकार के फैसलों में क्या होगा, ये सीताराम को सबसे पहले पता चल जाता था। और वो कभी भी उन खबरों को बताने में या उसको विस्तार देने में यूएस मेरे जो इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी उसको जितने सहज और सरल तरीकों से सीताराम येचुरी ने जनता के सामने रखा और उस पर जो लेख है वो सब दस्तावेज है। और भारतीय राजनीति में उनको हमेशा अपनी विचारधारा पर चलने के लिए और एक मृदुभाषी मिलनसार नेता के तौर पर याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव मतलब